हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज से हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति निर्माण कला पर प्रकाश डालना कि हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्ति निर्माण कला है वह किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो मूर्ति कला है वह सुंदर थी, सजीव थी, सूक्ष्मता व उत्कृष्ट कला के ये प्रमाण हैं। ये मूर्तियाँ पत्थरों की, मिट्टी की, सोने की, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं की बनाई जाती थी। हड़प्पा से प्राप्त पत्थर की बनी हुई दो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, एक लाल पत्थर की बनी हुई मानव मूर्ति तथा दूसरी मूर्ति नर्तक की प्राप्त प्रतीत होती है। खुदाई में कांसे की बनी हुई नर्तकी भी मिली है। ये जो नर्तकी मिली है उसका एक हाथ तो कमर पे है, उसकी चोटी लटकी हुई है, उसने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, वही गले में हार वगैरह भी पहन रखा है, एकदम ऐसे नृत्य की मुद्रा किए हुए है। ये मूर्ति तत्कालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा भी एक मूर्ति मिली है जिसे पाशुपत शिव की मूर्ति भी कहते हैं, ठीक है, या फिर आदि शिव की उसको संज्ञा भी दी गई है। तो ये सब मूर्ति निर्माण कला के प्रमाण है। दूसरा, हड़प्पा में पाए गए भंडार गृह का वर्णन करना है। भंडार गृह क्या होते हैं? जिसमें हमारे अन्न को संग्रहण किया जाता है, जो हमारे खाने की जो चीज़ें होती है जिसमें संग्रहित की जाएगी वह क्या है? हमारे भंडार गृह। तो भंडार गृह का वर्णन करना है तो हड़प्पा में कुछ भंडार गृह भी पाए गए और इनकी जो छः छः की पंक्तियों में निर्मित किए गए थे। दोनों पंक्तियों के बीच 23 फुट चौड़ा एक मार्ग था। इस मार्ग के दोनों ओर 4 फीट ऊंची एक पीठिका बनी हुई थी। इन पीठिका के ऊपरी मार्ग के दोनों ओर 6 भवनों की दो पंक्तियां, प्रत्येक भंडार लगभग 50 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा। इन भंडारगारों का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर था। संबद्ध नदी मार्ग से ही भंडारगारों की सामग्री आती जाती थी। कदाचित ये भंडार राजकीय थे, जहाँ राज्य की ओर से अनादि संग्रहित होगा और आवश्यकता अनुसार जनता में वितरित किया जाता होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, उसमें लोग धर्म में किस प्रकार से आस्था रखते थे, इसमें मूर्ति पूजा होती या नहीं होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताना है। इसमें विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सैंधव सभ्यता के निवासी बहुदेववादी थे। वे पितृ मातृ शक्ति पूजा व प्रकृति पूजा प्रधान थे। शिव पूजा व योग्य परंपरा विद्यमान थी। पकी हुई मृणमतियों की पर्याप्त संख्या के आधार पर जॉन मार्शल ने यह स्वीकार किया है कि सैंधव निवासी मातृशक्ति की पूजा करते हैं। जो हमारी सिंधु सभ्यता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा मातृ देवी की ही हमें मूर्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, मातृशक्ति की पूजा का आधार सैंधव लोगों में संबद्ध जगत जननी, जगत का पालन करता नारी शक्ति की धारणा रही है। एक मुहर पर योग्य मुद्रा में अंकित देवता के सिर पर 2 सिंगों और चारों ओर से पशुओं से आवृत है। जॉन मार्शल इसे पशुपति शिव या पाशुपत शिव कहते हैं। इसको उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु निवासी तुलसी, पीपल, नीम आदि वृक्षों एवं सूर्य, अग्नि, जल आदि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी करते थे। वे पूजा में धूप, दीप, संगीत, नृत्य आदि का प्रयोग करते थे। इन सब चीज़ों को सिंधु सभ्यता के जो धार्मिक जो जीवन है उसके बारे में हमें लिखना है। अब फिर बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। कोई लोग बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई तो इससे हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, तो ये क्या क्या तर्क है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, उसको देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला, जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी के मार्ग बदलने से अनेक बस्तियां उजड़ गई और लोग बर्बाद हो गए। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार सिंधु घाटी के क्रांतिकारी जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी के मार्ग बदलने से यह सभ्यता इस क्षेत्र में समाप्त हो गई। दूसरा है बाढ़ों का प्रकोप। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी की बाढ़ें इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी थी। भूकंप, कुछ इतिहासकारों के अनुसार शक्तिशाली भूकंप के द्वारा सिंधु सभ्यता का निर्माण और फिर विदेशी आक्रमणों से सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। और फिर संक्रामक रोग फैलने लगे, जैसे कि एड्स जैसी बीमारी हो गई, मलेरिया, ये जो संक्रमित जो बीमारियां उनसे क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ये सभी कारण थे सिंधु सभ्यता के पतन के। अब है हमारी आहर जो सभ्यता है। आहर सभ्यता जो है ये हमारे राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। आहर सभ्यता की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो प्रमुख विशेषता है, आहर निवासी पत्थर तथा धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान का निर्माण करते थे। मकानों की नालियों से गंदा पानी निकाला जाता था।
यहाँ से मिट्टी के अनेक बर्तन मिले हैं जिनमें कटोरियाँ, रकाबियाँ, तश्तरियाँ, प्याले, मटके, कलश आदि उल्लेखनीय है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ आदि मिली हैं। यहाँ से 79 लोहे के उपकरण भी मिले हैं। 79 लोहे के उपकरण भी मिले हैं। यहाँ के निवासियों के आभूषण अधिकांश पकी हुई मिट्टियों के मणकों के थे। ठीक है, पकी हुई मिट्टी मणके जो होते हैं वो मोती, ठीक है, तो परंतु कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। ये लोग अन्न को पकाकर खाते थे तथा मांस का भी सेवन करते थे। ये लोग कृषि से परिचित थे तथा अन्न का उत्पादन करते थे। और यहाँ पर रंगाई छपाई का व्यवसाय भी उन्नत था। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये आहट सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, अब छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की स्थापत्य कला, ठीक है, किस प्रकार से वो नगर निर्माण कर रहे हैं, किस प्रकार से भवन निर्माण कर रहे हैं, ये है स्थापत्य कला। ठीक है, और अथवा में मोहनजोदड़ो नगर की नगर योजना पर प्रकाश डाला। अब देखो अथवा में नगर योजना दे रखी है, ठीक है, और ऊपर स्थापत्य कला दे रखी है। दोनों नगर योजना और स्थापत्य कला एक ही होती है। तो कैसी स्थापत्य कला थी देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो नगर योजना के अंतर्गत सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। नगर कई खंडों में बटा था। प्रत्येक खंड प्राय 800 इंटू 1200 स्क्वायर के माप का होता था। मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला राजपथ कहीं कहीं पर 33 फीट चौड़ा था। सड़कें मिट्टी द्वारा निर्मित थी। सड़कों के किनारे स्थान स्थान पर कचरा पात्र रखे जाते थे। सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई जाती थी। मकानों से आने वाली नालियां और परनाले सड़क की गली की नालियों से मिल जाते थे। इस प्रकार घर और नगर स्वच्छ रहता था। मोहनजोदड़ो में 4 से 5 का, अब देखो नगर योजना में हमें क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो नाली के बारे में लिख सकते हैं। देखो घरों से नालियाँ निकलती थी जो हमारी गली की नालियों में मिल जाती थी। फिर ये गली की नालियाँ मुख्य मार्ग की जो नालियाँ होती थी उससे मिल जाती थी। और इन नालियों के बीच में एक खड्डा बनाया जाता था जिससे कचरा वगैरह वहाँ पर अच्छे से इकट्ठा हो सके और पानी व्यवस्था अच्छे से चल सके। लगभग 2 से 3 घरों के बाहर कुएं होते थे या कई कई तो प्रत्येक घर में कुएं होते थे। शौचालय की उन्नत व्यवस्था थी वहाँ पर। जो नगर निर्माण जो होता था, जो हमारे ये दरवाजे होते हैं घर के, वे हमारे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। ठीक है, तो ये नगर नियोजन योजना है। इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। सिंधु सभ्य, अब 7वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में बताना है कि सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, अब ये बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर, सुतका कोहो, बालाकोट और डाबरकोट, ठीक है, ये सभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र है। बलूचिस्तान, उसमें सितका गेंडोर, सुतका कोहो, बालाकोट और डाबरकोट सिंध में है। ये पाकिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोट दीजी, अली मुरीद। ठीक है, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी, सरायखोला, गनेरीवाल। पंजाब, जो भारत का पंजाब है वहाँ पर रोपड़, संगोल, कोट लाहिंग खान, बाड़ा। हरियाणा में बनावली, मितातल, राखीगढ़ी। जम्मू कश्मीर का मांडा, राजस्थान का कालीबंगा, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, मेरठ, कौशाम्बी, अम्बाखेड़ी, सहारनपुर। गुजरात का रंगपुर, लोथल, रोजदी, सुरकोटड़ा, मालवण, भगवतराव, धोलावीर, ये धोलावीरा है। ये सभी जो स्थान है ये हमारे सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में आते थे। अब 8वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में सड़कों के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें सड़क के बारे में बताना कि उत्तर से दक्षिण में की ओर सड़कें थी, पूर्व से पश्चिम की ओर भी सड़कें थी। राजपथ थे, राजमार्ग थे, ठीक है, और बड़ी बड़ी सड़कें होती थी हाईवे की तरह। नगरों की, अब देखो क्या है सड़कें। नगरों की सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा को तथा पूर्व से पश्चिम दिशा को एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती थी। इस प्रकार की सड़कों से नगर कई वर्गाकार एवं आयताकार भागों में बंट जाता था। नगर की प्रमुख सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 33 फीट चौड़ी, बड़ी बड़ी सड़कों से मिलने वाली गलियां भी काफ़ी चौड़ी होती थी। कोई भी गली 4 फुट से कम चौड़ी नहीं थी। सड़कें कच्ची होती थी, फिर भी उन पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता था।
सड़कों के किनारे कूड़ा इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बने होते थे, इसलिए सड़कों पर गंदगी नहीं फैलती थी। डॉक्टर मेके का कथन है कि सड़कों का विन्यास कुछ इस प्रकार से था कि हवा स्वयं ही सड़कों को साफ करती रहे। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की चर्चा करने की। वैदिक काल में वर्ण वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी वर्ण थे। मतलब वर्ण मतलब जाति। तो वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी? सबसे पहला वर्ण जो हमारा ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय था, फिर वैश्य था, शूद्र था। तो ये वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह उल्लेख किया गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, भुजा मतलब हाथों से, ठीक है, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार ऋग्वेद में चतुर्वर्णों का वर्णन मिलता है तथा उन्हें देव उत्पत्ति दी गई, परंतु ऋग्वेद में तो केवल वर्ण व्यवस्था का। अब वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की। वैदिक साहित्य वेद किस प्रकार से थे? 4 वेद थे, इन चारों वेदों के बारे में बताना है। और वैदिक साहित्य में क्या आएगा? उपनिषद, आरण्यक, ये सभी जो वेदांत ग्रह है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो वैदिक साहित्य को 3 युगों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल संहिताओं का युग, द्वितीय काल ब्राह्मण ग्रंथों का युग, तृतीय काल उपनिषदों, आरण्यों और सूत्रों का युग था। कौटिल्य ने लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रिवेद कहा गया है। अथर्ववेद और इतिहास वेद को इसमें मिला लिया गया और इन सबको वेद कहा गया। वेदों की साधारण परिभाषा के अनुसार इतिहास को वेदों के साथ नहीं लिया जाता। वैदिक साहित्य में निम्न ग्रंथ सम्मिलित होते हैं: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद, शूद्र, वेदांत तथा उपवेद, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियाँ। अब 11 क्वेश्चन है, वर्ण और जाति व्यवस्था में क्या भेद होता है? वर्ण व्यवस्था मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये क्षत्रिय है मतलब ये युद्ध करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण है तो ये पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, तो ये एक तो वर्ण है, ठीक है। और जाति क्या होती है? जाति व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण है उस ब्राह्मण में भी अलग अलग ब्राह्मण होंगे, उनकी अलग अलग जातियाँ होगी, ये है एक जाति व्यवस्था। तो वर्ण तथा जाति व्यवस्था में हमें भेद बताना है। तो वर्ण और जाति व्यवस्था में भेद देखिए तो पहला भेद है, वर्ण व्यवस्था समाज को केवल 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित करती है, जबकि जाति व्यवस्था समाज को हजारों जातियों और उपजातियों में विभाजित करती है। वर्ण विभाजन का आधार गुण और कर्म है, जबकि जाति व्यवस्था का आधार एकमात्र जन्म या वंश है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार वर्ण की सदस्यता परिवर्तित हो सकती है, परंतु जाति व्यवस्था एक स्थिर व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में वर्णों के कर्तव्यों पर जोर दिया गया है, जबकि जाति व्यवस्था में कर्तव्यों पर बहुत कम जोर दिया गया है। वर्ण व्यवस्था में लचीलापन और उदारता है, परंतु जाति व्यवस्था में जटिलता है तथा कठोरता है। अब 12वां क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का वर्णन करना है कि उस समय किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। तो ऋग्वेद में पहले तो आर्य और नार्य थे, फिर 4 वर्ण बन गए, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। तो ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। इस युग में समाज में केवल 2 वर्ग थे, एक आर्य, दूसरा अनार्य। कुछ समय पश्चात व्यवसाय और कार्य पद्धति के कारण समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक वर्णों का उदय हुआ। ऋग्वेद में वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख केवल पुरुष सूक्त में मिलता है। इस युग में वर्ण व्यवस्था कर्म और कार्य विभाजन पर आधारित थी, न कि जन्म के आधार पर। इस समय तक वर्णों में कठोरता नहीं आई। इस समय विभिन्न वर्णों के व्यवसाय, खान पान, विवाह आदि के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण का व्यवसाय अपना सकता था। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे। ऋग्वेद में एक ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता पत्थर की चक्की से अनाज पीसने वाली है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेदिक युग में वर्ण कर्म पर आधारित थी, जन्म अथवा वंश पर नहीं। अब 13वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का वर्णन करना है कि उत्तर वैदिक काल में मतलब जो प्रारंभिक वैदिक काल नहीं, उसके बाद का, उसको 2 भागों में बांटा गया। वैदिक काल को चाहिए प्रारंभिक वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख बताना है कि किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। तो काफ़ी विकसित हो चुकी थी वर्ण व्यवस्था। अथर्ववेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक 4 वर्णों का उल्लेख है। इस युग के समाज में हम प्रथम बार विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव पाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की पहचान के लिए अलग प्रकार के यज्ञोपवीत की व्यवस्था की गई। ब्राह्मण के लिए सूत का, क्षत्रिय के लिए सन का, वैश्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत धारण करने का
विधान है यज्ञोपवीत जो होता है पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाला एक वाइट प्रकार का धागा होता है जो उनके ऊपर के शरीर में धारण किया जाता है। इस युग में समाज में ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान था। वह समस्त धार्मिक क्रियाओं का संपादन करता था। समाज में दूसरा स्थान क्षत्रियों का था। प्रजा की रक्षा करना तथा शासन का संचालन करना क्षत्रियों का कर्तव्य था। अब 14वां क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में भेद। अभी आया था वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का, तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसको हमने अभी चर्चा कर ली थी। अब है स्यादवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी कि स्यादवाद क्या है। जैन धर्म के स्यादवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी अथवा सप्तभंगनीय क्या है समझाइए। सप्तभंगनीय सिद्धांत ये भी जैनों का है, तो इसके बारे में देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, इसीलिए उसे अनेक दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। अतः ऐसी वस्तु के स्वरूप के बारे में हमारे सभी कथन सापेक्ष रूप से कही हो सकते हैं, एकांतिक रूप से नहीं। सत्य के अनेक पहलू और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका आंशिक ज्ञान होता है, क्योंकि व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मत ही सत्य है, दूसरों का गलत है। इस प्रकार किसी भी वस्तु के स्वरूप के विषय में प्रत्येक के कथन में सत्यता का अवश्य है, परंतु कोई भी कथन अपने आप में पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। संक्षेप में एक ही दृष्टिकोण को सही न मानकर सभी दृष्टिकोण को कुछ न कुछ सत्य मानने को स्यादवाद कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार किसी वस्तु या सत्य के विषय में 7 प्रकार के कथन है, शायद है। अभी ये स्यादवाद में हमें क्या 7 प्रकार की बातें ध्यान रखनी है। स्यादवाद में अगर कुछ भी नहीं आए तो ये 7 बातें लिख दोगे ना, तभी भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्यादवाद में कौन सी बातें ध्यान रखती है कि जैन धर्म के अनुसार किसी वस्तु या सत्य के विषय में 7 प्रकार के कथन है। एक शायद वह है, शायद वह नहीं है, शायद वह है और नहीं भी, शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, शायद वह है किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, शायद है और नहीं किंतु कहा नहीं जा सकता। स्यादवाद जैन धर्म का एक उदार सिद्धांत है और यह जैन धर्म की बौद्धिक उदारता का परिचायक है। अब 16वां क्वेश्चन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है और असमानता है। जैन और बौद्ध धर्म के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो दोनों का उदय ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में, ये दोनों ब्राह्मण वंश से क्या हो गए, तंग आके इन्होंने क्या किया, जैन और बौद्ध धर्म अपना ये इनका उदय हुआ। फिर वेदों की प्रामाणिकता में ये अविश्वास रखते हैं। यज्ञवाद, बहुदेववाद और जातिवाद का विरोध करते हैं। ईश्वर में समानता के पक्ष है, ये ईश्वर में अविश्वास रखते हैं दोनों ही। निवृत्ति मार्ग में विश्वास रखते हैं। अहिंसा एवं सदाचार को महत्व देते हैं। कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अंतिम लक्ष्य मोक्ष अथवा निर्वाण को मानते हैं। असमानता के इसमें क्या बिंदु बताए हुए हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन है। दोनों धर्मों में निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भिन्नता है। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म अहिंसा पर अधिक जोर देता है। जैन धर्म आत्मवादी है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म को राजश्रय प्राप्त हुआ, जैन धर्म को नहीं हुआ। जैनों के महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं और बौद्धों के बोधिसत्व। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है जनपदों की 4 विशेषताएं बतानी है। तो जनपदों की 4 विशेषताएं। जनपद भारत में स्थित छोटे छोटे राज्य हैं। जनपद अपने राजनीतिक उत्कर्ष और प्रादेशिक विस्तार के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। जनपद किससे बने, जन से मिलकर। जन किससे बना, कबीलों से। तो ये जनपद के बारे में बताना है। अधिकांश जनपदों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, जबकि कुछ में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। सीमा विस्तार की भावना तथा पारस्परिक युद्ध में कुछ जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए, वे महाजनपद कहलाने लगे। ये 17वां क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का परिचय देना। तो 16 महाजनपद अंग था, मगध था, ठीक है, काशी था, कौशल था, वज्जी था, मल्ल था, और कौन से थे, और कुशीनगर और पावा, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के अस्तित्व प्रमुख गणराज्य निम्नलिखित थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक तो कपिल वस्तु का शाक्य गणराज्य था, रामग्राम का कौलीय गणराज्य था, कुशीनारा का मल्ल गणराज्य था, और पावा का मल्ल गणराज्य, और केशपुत का कलाम गणराज्य।
ये सभी इन सब के बारे में बताना है। अब ये संथागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि संथागार क्या था। प्रत्येक गणराज्य की एक व्यवस्थापिका सभा होती है जिसे क्या बोलते हैं, संथागार। यानी कि प्रत्येक गणराज्य होते थे, गणराज्य यानी कि राज्यों के समूह, उनकी एक व्यवस्थापिका थी, उसको संथागार कहते थे। राज्यों के मूल कुलीन परिवारों के और संबद्ध अन्य वर्गों के प्रतिनिधिगण संथागार के सदस्य होते थे। इन सदस्यों को राजा की और उनके पुत्रों को उपराजा की उपाधि दी जाती थी। संबद्ध गणराज्यों में उनके ग्राम तथा नगर सभाओं के समस्त नागरिकों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष